कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इसी में हमारा प्रोटैगनिस्ट ताइजू भी था, जो अपने 5 साल पुराने क्रश याजुरिहा को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो पिछले 5 सालों से अपने इमोशन को छुपा कर रखा था। उसके सभी दोस्तों को भी पता था कि ताइजू याजुरिहा को पसंद करता है। उसी में से एक सेनकू नाम का लड़का भी था। वो बेहद इंटेलिजेंट होने के साथ साथ साइंस में कुछ ज्यादा ही रुचि रखता था। कहानी आगे बढ़ती है और ताइजू याजुरिहा को प्रपोज करने चल देता है। सभी दोस्तों की नजर ताइजू पे टिकी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि ताइजू इस बार भी हार मानकर चला जाएगा, लेकिन ताइजू हिम्मत करके याजुरिहा के सामने पहुंचता है। वहीं याजुरिहा एक खूबसूरत सी लड़की थी, जिस पे ताइजू का फिदा होना बिल्कुल लाजमी था। अब ताइजू ज्यादा समय न लेते हुए याजुरिहा को प्रपोज करने वाला था कि तभी आसमान में एक हरी रोशनी दिखने लगती है। ये रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंच रही थी। देखते ही देखते वो रोशनी दुनिया के सभी इंसानों को स्टोन में बदल देती है। इसी में से ताइजू भी शामिल था, जो याजुरिहा को बचाते बचाते खुद भी स्टोन में बदल गया था। अब समय काफी तेजी से आगे बढ़ता है और देखते ही देखते 3700 साल बीत जाते हैं। फिर हम ताइजू को देखते हैं, जो अभी भी स्टोन बना हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से ऊपरी स्टोन से डिकम्पोज होकर गिर जाती है और हम पाते हैं कि ताइजू अभी भी जिंदा था। इन पिछले कई सालों में ताइजू ने अपने अधूरे प्यार के बारे में काफी सोचा था, इसलिए वो ठीक होते ही याजुरिहा को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि दुनिया के सभी इंसान पत्थर बन चुके हैं। कुछ समय बाद उसे याजुरिहा भी मिल जाती है, लेकिन वो हैरान थी क्योंकि याजुरिहा भी स्टोन में बदल चुकी थी। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो सिर्फ अकेला जिंदा इंसान था। वो याजुरिहा के सामने बैठकर रोने लग जाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बचाने में असफल हो गया। वो उसी बात को लेकर रो ही रहा था, तभी एक इंसान उसके सामने आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि सेनकू था, जिसे साइंस में काफी रुचि थी। उसे जिंदा देख ताइजू खुशी से उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर सेनकू उसे अपने से दूर हटा देता है। ताइजू के शांत होते ही सेनकू बताता है कि पिछले 6 महीने पहले ही उस पत्थर को तोड़कर बाहर आया था। उसी 6 महीनों में उसने काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जैसे कि सरवाइव कैसे किया जाए। अब ताइजू सेनकू के साथ आगे बढ़ने लगता है, जहां वो ये देखकर हैरान हो गया था कि सेनकू ने पिछले 6 महीनों में खुद का घर और सर्वाइवल के लिए हथियार तक बना लिया था। उसका मानना था कि दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया को स्क्रैच से सुधारेंगे। सेनकू साइंस और दिमाग वाली चीजों में तेज था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ताइजू अब से फिजिकल वर्क संभालेगा और सेनकू मेंटली वर्क को। सेनकू ये भी बताता है कि उनके जिंदा होने के पीछे नाइट्रिक एसिड का हाथ था, क्योंकि जब वो दोनों स्टोन में कन्वर्ट हुए थे तभी उनके ऊपर नाइट्रिक एसिड की बूंदें गिरी थी, जिसके कांटेक्ट से वो स्टोन डिकम्पोज होकर टूट गया और वो जिंदा बच गए। अब सॉल्यूशन को ढूंढकर ताइजू उस नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके सभी इंसानों को बचाने को कहता है, लेकिन सेनकू उसे मना करता है क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल पहले ही कर चुका था। लेकिन उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर भी सेनकू का दूसरा प्लान था, जिसे वो नाइट्रिक एसिड को वाइन से मर्ज करने वाला था। ऐसा करने से वो नाइट्रिक एसिड और भी असरदार होने वाली थी, जिसकी मदद से वो शायद लोगों को बचा सकते थे। वहीं ताइजू भी राजी था, क्योंकि वो याजुरिहा को बचाना चाहता था। वो दोनों साथ मिलकर वाइन को तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद वो वाइन को डिस्टिलेशन करते हैं। अब उनके लिक्विड पूरी तरह से तैयार थी, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो स्टोन बर्ड को जिंदा कर देते हैं। ये देखकर दोनों हैरान हो गए थे। ताइजू अब याजुरिहा को बचाना चाहता था, इसलिए वो दोनों लिक्विड को लेकर याजुरिहा के पास पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि जब वो याजुरिहा पे लिक्विड डालने वाले थे तभी उन पर शेरों द्वारा हमला हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसानों के स्टोन बनते ही सभी जानवर खुलेआम घूमने लगे और जल्दी पूरी दुनिया पर राज करने लगे। इसी बीच वो दोनों शेर से भागते हुए एक स्टोन के पास पहुंच जाते हैं। वो स्टोन सुकाशा नाम के लड़के का था, जो काफी ताकतवर और बॉडी बिल्डर टाइप था। कोई चारा न दिखने पे वो सुकाशा पे लिक्विड डाल देते हैं, जिसे पत्थर तोड़कर सुकाशा बाहर निकलता है और वो उन शेरों से दोनों की जान बचा लेता है। अब सुकाशा भी उन दोनों की टीम में ज्वाइन हो चुका था और उनकी टीम में वो सभी फाइटिंग रिलेटेड काम संभालने वाला था। उनकी टीम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड के खत्म होने से ताइजू याजुरिहा को कुछ और वेट करने को कहता है। इसी बीच सेनकू उन दोनों को एक बात बोलता है, जिसकी मदद से वो फिर से मॉडर्न सिविलाइजेशन को रिवाइव कर सकते थे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें एक खास तरह के एलिमेंट्स की जरूरत होगी, जिसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट था। वो दोनों हैरान थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैल्शियम कार्बोनेट किधर मिलेगा, जिस पे सेनकू बताता है कि उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट सी शेल से मिल सकता है। फिर क्या, ताइजू फटाक से सभी सी शेल्स को इकट्ठा करने लग जाता है। सेनकू का कहना था कि कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल 4 चीजों में किया जा सकता है। पहला, कंक्रीट बनाकर घरों का निर्माण करना। दूसरा, सॉइल में इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करना। और तीसरा, हर तरह के कीड़ों से बचना। ताइजू चौथे जवाब का वेट करता है, जिस पे सेनकू से मना करते हुए बोलता है कि उसने सिर्फ 3 चीजों के बारे में बोला था। यहाँ हमें पता चलता है कि सेनकू कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था।
अगले सीन में हम सेनको और सुकाशा को एक साथ देखते हैं, जहाँ सुकाशा कुछ स्टोन्स को तोड़ देता है। वो सेनको से कहता है कि वो इस दुनिया को ऐसे ही रहने दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सेनको एक ऐसे सिविलाइजेशन को बचाए जिसमें बुरे लोग हैं। लेकिन सेनको को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो सुकाशा को समझाने की कोशिश भी करता है, पर वो नहीं मानता। सेनको को भनक लग चुकी थी कि सुकाशा उनके लिए खतरा बनने वाला है, इसलिए वो लिक्विड वाली बात को छुपा कर ही रखता है। तभी वहाँ पर ताइजू आ जाता है, जो लिक्विड वाली बात को सामने ला देता है। आज सुकाशा के होश उड़ चुके थे। ताइजू उस लिक्विड से यूजुरिहा को रिवाइव करना चाहता था और सुकाशा को डाइवर्ट करते हुए सेनको कहता है कि हमें यूजुरिहा को रिवाइव करने चल देना चाहिए। अगले सीन में हम सेनको को देखते हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ताइजू को लिक्विड ढूंढने उसे गुफे में भेज देता है, लेकिन सुकाशा ताइजू को रोकते हुए खुद जाने को कहता है। इसी तरह सेनको का प्लान काम आता है और वो सुकाशा को दूर भेजने में सफल हो जाता है। इसी दौरान सेनको यूजुरिहा को रिवाइव करने चला जाता है। वो मिरेकल लिक्विड को बना लेता है और इसे यूजुरिहा पे डाल देता है। ताइजू भी काफी एक्साइटेड था और देखते ही देखते स्टोन ब्रेक होने लगती है। उसमें से यूजुरिहा बाहर निकल जाती है और उसको जिंदा देख ताइजू काफी खुश हो गया था। सेनको उन दोनों को सुकाशा की रियलिटी बताता है। वो कहता है कि हमें उसे लड़ना होगा ताकि वो किसी को भी ना मार सके। अब ताइजू भी सेनको के साथ मिलकर सुकाशा से लड़ने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ सुकाशा भागते हुए उसे केव तक पहुंच गया था। उसे समझ आ गया था कि वो लिक्विड नाइट्रिक एसिड है। वो वापस उन्हीं के पास पहुंचता है जहां ताइजू उसका इंतजार कर रहा था। अब सुकाशा को समझ आ गया था कि वो सभी उसके खिलाफ हो चुके हैं। ताइजू आगे बढ़ते हुए सुकाशा से भिड़ने चला जाता है, पर सुकाशा काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ताइजू हार कर जमीन पर गिर जाता है। वहीं सुकाशा यूजुरिहा को मारने की धमकी भी देता है और इसके बाद वो खुद ही वहाँ से चला भी जाता है। सुकाशा की बढ़ती हिम्मत को देख वो सभी उसके एविल इंटेंशन को जान चुके थे। सेनको वहाँ रखे सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय करके जाने का सोचता है, क्योंकि वो अपने चौथे तरीके की तैयारी में था। वो कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से गन पाउडर बनाने वाला था, लेकिन सुकाशा को कुछ भी न पता चले, इसलिए वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। गन पाउडर के खोज से सेनको सुकाशा को आसानी से टक्कर दे सकता था, इसलिए वो ताइजू और यूजुरिहा के साथ हैकोन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसे गन पाउडर बनाने के सभी रॉ मटेरियल्स मिल सकते थे। रास्ते के बीच में सेनको अपने साइंस का भी इस्तेमाल करता है और खूबसूरत जगह को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थी। तभी यूजुरिहा की नजर जंगल के खत्म होते ही एक बुद्धा स्टैचू पे पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ताइजू के पूछने पे बताती है कि वो जब से रिवाइव हुई है तब से उसने इंसानों वाली कोई भी चीज नहीं देखी थी, इसलिए इस स्टैचू को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। खैर, इसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं, जहाँ उनकी नजर सामने माउंट फूजी पे जाती है। ये वही जगह है जहाँ सेनको को अपने गन पाउडर के लिए सभी रॉ मटेरियल्स मिल सकते थे। फिर क्या, वो सभी उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच सेनको को यूजुरिहा के एक पैर पर अभी भी स्टोन्स दिखाई देते हैं, इसलिए वो उसी लिक्विड को इस्तेमाल करके यूजुरिहा को सही करता है। सेनको ये भी बताता है कि जब तक किसी के शरीर पर स्टोन्स होगा, उसे सही करके उसके सभी चोटों को हील किया जा सकता है। इसलिए यूजुरिहा अब बिल्कुल ठीक थी। वो सभी उस माउंटेन्स पे पहुंच चुके थे, जहां ताइजू और यूजुरिहा एक साथ थे। यूजुरिहा पूछती है कि आखिर तो मुझसे उस दिन क्या बोलना चाहते थे, लेकिन ताइजू कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो सबसे पहले सभी सिविलाइजेशन को जिंदा करना चाहता था, जिसके बाद वो यूजुरिहा को अपनी बात बोलेगा। खैर, सेनको ने गन पाउडर को ऑलमोस्ट बना ही लिया था, लेकिन उससे पहले उस पाउडर को अच्छे से पीसना था, इसलिए वो वुड का इस्तेमाल करके पाउडर को पीसने लगता है। लेकिन उसके पीछे ताइजू ने जोश में आते ही एक बड़े पत्थर को उठा लिया। वो उस पत्थर से उसी पाउडर पे फेंकता है, लेकिन उसका हमला कुछ ज्यादा ही तेज था, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका निकलता है। सेनको और बाकी लोग परेशान थे, क्योंकि कहीं इस धमाके की वजह से सुकाशा उन्हें ढूंढ न ले। वहीं दूसरी तरफ हम सुकाशा को देखते हैं, जो अब जान चुका था कि सेनको कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से गन पाउडर बनाने वाला है, इसलिए वो सेनको के गन पाउडर बनाने से पहले ही उसे ढूंढना चाहता था। तभी यूजुरिहा की नजर सामने से निकल रहे धुएं पे जाती है। सेनको को लग रहा था कि ये सब सुकाशा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी लोकेशन रिवील नहीं करेगा, इसलिए वो कोई दूसरा आदमी है, यानी कि उनकी तरह कोई दूसरा इंसान भी जिंदा है। अब सेनको भी इस इंसान को सिग्नल देने के लिए और भी बड़े धुएं बनाने का सोचता है, जिसके लिए ताइजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने पहुंच जाता है। वहीं जब सेनको और यूजुरिहा सिग्नल देने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर सुकाशा आ जाता है और वो यूजुरिहा को दबोच लेता है। सुकाशा सेनको को यूजुरिहा को मारने की धमकी देता है और उस मिरेकल लिक्विड के बारे में पूछता है, लेकिन सेनको उसे यूजुरिहा को मार देने को बोलता है, क्योंकि उस मिरेकल लिक्विड के बारे में वो कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन सुकाशा को पता था कि सेनको कभी न कभी जरूर मानेगा। इसी के साथ सेनको अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ वो बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और इसीलिए उसने साइंस पढ़ना भी शुरू किया। उसके स्कूल के समय में भी सभी लोग उसे बुली भी करते थे, जबकि ताइजू वहाँ आकर उसे बचा लिया करता था।
अब वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ सुकाशा अभी भी युजुरेहा को दबोचे रखा था। इस बार सेनको युजुरेहा की जान बचाने के लिए मिरेकल लिक्विड का राज बता देता है, जिसके बाद सुकाशा सेनको को मार देता है। तभी वहाँ पर ताइजो भी भागते हुए सेनको की जान बचाने पहुँचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सेनको मरते हुए जमीन पर गिर चुका था। ताइजो गुस्से में एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है और हवा में फेंक देता है। तभी उस पत्थर पर सुकाशा की नजर पहुंचती है, लेकिन ये ताइजो का एक प्लान था ताकि वो सुकाशा को डाइवर्ट कर सके। इसी बीच युजुरेहा गन पाउडर्स को सुकाशा के ऊपर फेंक देती है, जिससे जोरदार धमाका होता है, लेकिन सुकाशा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी सुकाशा को समझ आता है कि वो लोग धमाके का इस्तेमाल करके वहां से भाग चुके थे। ताइजो उधर सेनको की बॉडी लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी युजुरेहा उसे बताती है कि सेनको ने उसकी जान बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया था। यह सुनकर ताइजो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि सेनको इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ताइजो को शक था कि सेनको ने कोई न कोई हिंट जरूर दिया होगा। तभी युजुरेहा को याद आता है कि उसने सेनको को बार बार अपनी गर्दन मोड़ते हुए देखा था, जो कि शायद कोई हिंट भी हो सकता था। इसलिए वो सेनको की गर्दन को देखते हैं, जहां उन्हें स्टोन्स दिखाई पड़ता है। उन्हें समझ आ चुका था कि सेनको ने इस स्टोन्स को छोड़ा था ताकि वो उसे सही करके जिंदा कर सके। इसके बाद वो उस फ्लैशबैक में जाता है जहां वो पहली बार स्टोन से रिवाइव हुआ था। उठने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो पहला जिंदा इंसान था। जिसके बाद वो अपने सर्वाइवल के लिए निकल पड़ता है और उसने खाने के लिए हथियार जैसे चीजों तक बनाया था। वहीं सेनको ने उस नाइट्रिक एसिड को भी ढूंढ लिया था, जिसके साथ वह ताइजो के स्टोन्स पे भी एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो उन सभी स्टोन्स पर भी एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं होता और आखिर में हार कर वो अपने सर्वाइवल के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान उसको स्टोन्स की हिडन जानकारी भी मिली थी, जिसकी मदद से कोई भी आदमी पूरी तरह से हील हो सकता था। अब हम वापस प्रेजेंट समय में आ जाते हैं। ताइजो अब उस स्टोन पे लिक्विड डाल देता है, जिससे सेनको धीरे धीरे जिंदा होने लगता है। उसको बिल्कुल ठीक होता देख ताइजो उसे गले से लगा लेता है और युजुरेहा सेनको को गिफ्ट के तौर पे स्वेटर देती है। सेनको धीरे से मौका पाकर युजुरेहा से मदद मांगता है, जिसके लिए वो युजुरेहा के कान में कुछ बोलता है। इसे सुनते ही युजुरेहा काफी शर्मा जाती है और फिर वो सुकाशा को ढूंढने को बोलती है, लेकिन ये सुनकर ताइजो काफी चौंक सा जाता है और वो दोनों से ही इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पे सेनको बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द सुकाशा को ढूंढना होगा ताकि वो इसके इविल इंटेंशन को खत्म कर सके। लेकिन ताइजो पूछता है कि वो सुकाशा को कैसे हराएंगे, जिस पे सेनको बताता है कि उन्हें उन इंसानों को ढूंढना होगा जिन्होंने कुछ समय पहले धुएं का सिग्नल दिया था। वो उन सभी की मदद से सुकाशा के प्लान को फेल कर सकते थे। इसी के साथ वो सभी उन इंसानों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुकाशा को देखते हैं, जो जंगलों के बीचों बीच पहुंचता है और वहां से एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है। वो लड़की सीधे सुकाशा पे हमला कर देती है, लेकिन सुकाशा उस पे भारी पड़ता है। वहीं सुकाशा को पता चलता है कि वो लड़की स्टोन से रिवाइव नहीं हुई है, बल्कि किसी आदिवासी कबीले से आई हुई है। इसलिए वो उस लड़की को हार्म न करने का डिसाइड करता है और एक भारी पेड़ को उसके ऊपर फेंक देता है। इसी के साथ सुकाशा वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस पेड़ की आवाज सेनको और उसके साथियों को पता चल जाती है। इसलिए वो उस जगह पे जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पहुँचने पर उन्हें वही लड़की पेड़ के नीचे दिखाई देती है। अब सेनको अपने साइंस का इस्तेमाल करके उस पेड़ को हटा देता है, जिसके बाद वो लड़की को बचा लेते हैं और इसी के साथ पार्ट फर्स्ट एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।